मोहम्मद बिन कासिम, बाब उल इस्लाम का विजेता और उपमहाद्वीप का वो महान नायक जिसकी दास्तान इतिहास के पन्नों में अमर है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 17 साल की उम्र में एक नौजवान ने पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल दी। प्रारंभिक जीवन और सैन्य क्षमताओं का विकास। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म 694 ईस्वी यानी 75 हिजरी में ताइफ के सम्मानित कबीले बनु सकफ में हुआ। उनके पिता कासिम बिन यूसुफ का साया बचपन में ही सिर से उठ गया, जिसके बाद उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां और खास तौर पर उनके ताकतवर चाचा हज्जाज बिन यूसुफ के कंधों पर आ गई। हज्जाज, जो इराक के निरंकुश गवर्नर थे, ने अपने इस होनहार भतीजे की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहम्मद बिन कासिम को उस दौर के प्रमुख ज्ञान और कला केंद्रों बसरा और वासित में सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा दी गई, जिसने उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने सैन्य कारनामे दिखाने शुरू कर दिए। वो एक उम्दा योद्धा, रणनीति के माहिर और कुशाग्र प्रशासक के रूप में उभरे। 17 साल की कम उम्र में उन्हें ईरान के एक महत्वपूर्ण प्रांत शिराज का गवर्नर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने एक खतरनाक कुर्द बगावत को सफलतापूर्वक कुचल दिया और अपनी प्रशासनिक योग्यता का लोहा मनवाया। ये अनुभव सिंध की महान मुहिम के लिए एक प्रस्तावना साबित हुआ। सिंध पर आक्रमण का तत्कालिक कारण। दीवल की घटना। सिंध पर आक्रमण कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये लंबे समय से चल रहे राजनीतिक और आर्थिक तनाव का परिणाम था। हालांकि इसका तत्कालिक कारण एक दिल दहला देने वाली घटना बनी। सैरन द्वीप यानी श्रीलंका के राजा ने कुछ दिवंगत अरब व्यापारियों के परिजनों और कीमती तोहफों को उमैयद खलीफा और हज्जाज बिन यूसुफ के पास भेजा। जब ये व्यापारिक जहाज सिंध की बंदरगाह दीबल यानी वर्तमान कराची के पास से गुजरा, तो राजा दाहिर के प्रभाव वाले समुद्री लुटेरों ने इसे लूट लिया और अरब महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया। जब हज्जाज बिन यूसुफ को कैदी महिलाओं में से एक की फरियाद, जो कथित तौर पर हज्जाज के नाम भेजी गई थी, पहुंची, तो उन्होंने राजा दाहिर को एक सम्मानजनक खत लिखा और लुटेरों को सजा देने और कैदियों की रिहाई की मांग की। राजा दाहिर ने अहंकारी लहजे में जवाब दिया कि लुटेरे उसके अधिकार से बाहर हैं, जिस पर हज्जाज ने ठान लिया कि अब न्याय सिर्फ तलवार के जरिए ही हासिल किया जाएगा। इससे पहले 2 छोटी मुहिमें असफल हो चुकी थीं, इसलिए अब ये जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को सौंपी गई जिसकी क्षमताओं पर हज्जाज को पूरा भरोसा था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मात्र 17 साल की उम्र में 6000 शामी घुड़सवारों, बड़ी मात्रा में रसद और 5 शक्तिशाली मंजनीकों यानी कैटपल्ट्स के साथ मकरान के रास्ते सिंध की ओर कूच किया। दीबल शहर का किला बेहद मजबूत था और उसके बीचों बीच एक ऊंचा मंदिर था। उस मंदिर पर लहराता हुआ बड़ा ध्वज यानी झंडा हिंदू लोग शहर की रक्षा का प्रतीक मानते थे। ये मोहम्मद बिन कासिम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने मंजनीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें सबसे बड़ी मंजनीक का नाम आरुस यानी दुल्हन रखा गया था। एक प्रचंड प्रहार से मंदिर का वो ध्वज गिर गया, जिससे दीबल के रक्षकों का मानसिक मनोबल टूट गया। भीषण युद्ध के बाद शहर फतेह हुआ, वहां पहली जामा मस्जिद बनाई गई और यहीं से सिंध में एक स्थायी मुस्लिम मौजूदगी की शुरुआत हुई। आगे की फतहें नीरून, सहवन और दाहिर से निर्णायक जंग। दीवल के बाद नीरून की बारी आई। वहां की अधिकतर जनसंख्या बौद्ध धर्म की अनुयायी थी और राजा दाहिर के अत्याचारों से तंग थी। नीरून के बौद्ध नेताओं ने बिना किसी प्रतिरोध के मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया। इसी तरह सहवन भी आसानी से फतेह हो गया। वहां की स्थानीय जनता ने राजा दाहिर के खिलाफ बगावत कर दी और मुस्लिम सेना का साथ दिया। सिंध नदी को पार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का सामना खुद राजा दाहिर की विशाल सेना से हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक और जंगी हाथी शामिल थे। स्थान था रावर यानी वर्तमान अरौर पाकिस्तान। समय था जून 712 ईस्वी। ये निर्णायक युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। राजा दाहिर खुद एक विशाल हाथी पर सवार होकर बहादुरी से लड़ा, लेकिन अरब तीरंदाजों के एक सटीक वार से उसका हाथी बेकाबू हो गया और दाहिर गिरकर घायल हो गया। उसी दौरान उसे मार दिया गया।
दाहिर की मौत ने सिंध की सत्ता के पतन की शुरुआत कर दी। हालांकि उसकी विधवाओं और बेटे ने ब्राह्मणाबाद में कुछ समय तक प्रतिरोध जारी रखा, लेकिन वे भी असफल रहे। स्वर्ण नगरी मुल्तान की फतह का सिलसिला मुल्तान तक पहुंचा, जिसे उसकी अपार संपत्ति के कारण सोने का शहर कहा जाता था। मुल्तान का घेरा मुश्किल था, लेकिन स्थानीय जासूसी की मदद से शहर की पानी की सप्लाई काट दी गई। पानी बंद होते ही शहर ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सागर से लेकर पंजाब तक उमैयद खिलाफत की सत्ता स्थापित कर दी। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ विजेता नहीं, बल्कि एक आदर्श प्रशासक भी थे। उनकी महानता सिर्फ फतेहों में नहीं, बल्कि उनके न्यायपूर्ण शासन में भी थी। उनकी प्रशासनिक नीतियां बाद के कई मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श बनी। उन्होंने गैर मुस्लिमों यानी हिंदू और बौद्ध अनुयायियों को जिम्मी यानी संरक्षित नागरिक का दर्जा दिया। उन्हें जजिया यानी सुरक्षा कर देना होता था। बदले में उनकी जान, माल और सम्मान की पूरी सुरक्षा की जाती थी और उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इतिहास में दर्ज है कि कई मंदिरों की मरम्मत उनकी अनुमति से की गई और पुरोहितों को भत्ते तक दिए गए, जो उस दौर में असाधारण धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण था। अरबों की संख्या कम होने के कारण मोहम्मद बिन कासिम ने बुद्धिमत्ता दिखाते हुए स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को बरकरार रखा। हिंदू और बौद्ध अधिकारियों को राजस्व यानी टैक्स वसूली और न्यायालय संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण पद दिए गए। इससे सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सहज रही और स्थानीय जनता ने भी इस नए शासन को दिल से स्वीकार किया। उनके न्याय और उदार नीति से प्रभावित होकर सिंध के लोगों ने उन्हें सम्मान दिया और बहुत से स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार किया। इसी वजह से आज भी सिंध को बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का द्वार कहा जाता है। मात्र 4 वर्षों का उज्जवल करियर और फिर दुखद अंत। मोहम्मद बिन कासिम का शानदार करियर सिर्फ 4 साल ही चला, लेकिन उनका अंत राजनीतिक साजिशों की भेंट चढ़ गया। 715 ईस्वी में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का निधन हुआ और उनके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक नए खलीफा बने। सुलेमान को हज्जाज बिन यूसुफ के परिवार से गहरी निजी दुश्मनी थी, क्योंकि हज्जाज ने कभी सुलेमान के खिलाफत के दावे को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए सत्ता में आते ही सुलेमान ने हज्जाज द्वारा नियुक्त सभी अधिकारियों को हटाने और सजा देने का अभियान शुरू कर दिया। यही राजनीतिक प्रतिशोध मोहम्मद बिन कासिम पर भी टूटा। मुल्तान की फतह के बाद जब वो वहां विकास कार्य कर रहे थे, अचानक सिंध से वापस बुला लिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर इराक भेज दिया गया। नए गवर्नर सालेह बिन अब्दुल रहमान, जिनके भाई को कभी हज्जाज ने मरवा दिया था, ने व्यक्तिगत बदले की भावना में मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर दिया और उन पर अत्याचार किए। मृत्यु, इतिहास का सबसे हृदय विदारक मोड़। एक गैर प्रमाणित लेकिन प्रसिद्ध कथा यानी चचनामा के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की मौत सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी का परिणाम थी और वे कैद की यातनाओं से महज 20 साल की उम्र में चल बसे। विरासत, वो जो हमेशा जिंदा रहेगी। मोहम्मद बिन कासिम की महानता इस बात में है कि उन्होंने बहुत कम समय में एक मजबूत मुस्लिम राज्य की बुनियाद रखी, जिसका ढांचा न्याय, सहिष्णुता और सुशासन पर आधारित था। उनकी फतह ये पहला और महत्वपूर्ण दरवाजा थी जिससे भारत में इस्लामी संस्कृति और सभ्यता का प्रवेश हुआ। आने वाली सदियों में जो भी मुस्लिम सल्तनतें बनी, गजनवी, गोरी सल्तनत, मुगल, उनकी कहानी की पहली कड़ी मोहम्मद बिन कासिम ही हैं। उनकी शानदार फतेहों और दुखद अंत ने उन्हें उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महान नायक और शहीद का दर्जा दिया।